नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आप आज हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं राष्ट्रवाद पर अपवाद क्यों। और हमारे साथ में मेहमान हैं राजेश द्विवेदी जी, भाजपा सांसद प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत स्वागत जी है सर आपका। सर्वप्रथम जी हमारे साथ में सर्वप्रथम रामानुज सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के। रामानुज सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को इमरान खान साहब नमस्कार है, सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांसीराम विचार पार्टी के। इमरान खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। जी, अब हम सीधे सवाल पर ही आते हैं कि आज अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो लोग अपने अपने तरह से सवालों के उत्तर देने की कोशिश क्यों करते हैं? राजेश द्विवेदी साहब। जी सर्वप्रथम मैं भारत माता की जयकार के साथ में जी, राष्ट्रवाद रामानुज साहब, वही सवाल कि राष्ट्रवाद पर आखिर आपत्ति क्यों होती है और होनी भी क्यों चाहिए? सर नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी, इस डिबेट में जुड़े हुए सभी साथियों को भी। सर राष्ट्रवाद पे आपत्ति तो बहुत कम ही लोग हमारे हिसाब से करते होंगे। जी, हो सकता कोई न करता हो। भारत जी, माता की जय हर इंसान बोलता है, सब लोग बोलते हैं, जी, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब हमारे समझ में नहीं आता है। लोग अर्थ अलग अलग निकालते हैं। जी, मेरी ये सोच है राष्ट्रवाद का, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो राष्ट्रवाद के लिए करते क्या है? आज के डेट में बताइए हमारे देश के युवाओं का क्या हाल है? जो देश का भविष्य है, जो बच्चे हैं उनका क्या हाल है? न शिक्षा है, क्या है? कुछ नहीं, न नौकरी न शिक्षा, क्या है? तो राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ेगा? कहने से नहीं बढ़ता है ना। शिक्षा के मामले में देख लीजिए, नौकरी, किसी मामले में आप देख लीजिए, राष्ट्र कितना आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसके बारे में सोचिए ना। भारत माता की जय तो हर आदमी बोलता है, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। जय श्री राम हम भी जी। बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हर आदमी बोलता है। कुछ लोग लेकिन हैं, दो रामानुज चार साहब, लोग जो सवाल नहीं ये बोलते। साथ में ये भी उठता है कि हम जब सिर्फ विकास की बात करते हैं तो हमने अफगानिस्तान भी देख लिया, यूक्रेन भी देख लिया। तमाम हमने ऐसे शहर और ऐसे देश भी उजड़ते देखे हैं जहां देश प्रेम की कमी होने के कारण जो है वो देश के देश ही खत्म हो गए। लगातार अगर बात हम पलायन की करें या चीजों की करें तो राष्ट्रवाद एक जो विषय है उसको विकासवाद से क्यों सीधा जोड़ दिया जाता है? विकास एक देश की गंभीर समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी तो हम बात करें। जब हम बात ये करते हैं कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए तो हम कहें कि नहीं, ये बीमार व्यक्ति है तो इसलिए हमें इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, पहले इसकी बीमारी हम सही करवाएं। उसकी साथ में कला पर हम ध्यान देते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद में जो कमी आ रही है, क्या वो हमारे शिक्षा वजह है या फिर हमारे लोग वजह है या फिर राजनीति वजह है? जी, सर ये ज्यादा राजनीति है, शिक्षा तो है ही नहीं। अभी आप देख लीजिए, पहले हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, काफी पार्टी के नेता भी करते हैं। अब जी, हिंदू मुस्लिम जी, में जी, आप देख लीजिए, मुस्लिम में आप देख लीजिए, जितने पढ़े लिखे मुस्लिम पाएंगे उनके एक या दो बच्चे हैं। हमारे कई मित्र हैं, आपके भी हो सकता होंगे, एक से दो जी, बच्चे हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं है वो लाइन लगा लेते हैं, वो लाइन लगा देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप शिक्षा को आगे करिए, मजबूत करिए, जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पहले आप हिंदू में ही आप देखिए, जैसे मैं ही हूँ, हम लोग 5 भाई हैं, एक हमारी सिस्टर सिस्टर थी, 6 लोग हो गए। अब हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी है, हम आगे सोचते नहीं है कि तीसरा पैदा करें। तो ये सारा कुछ शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। जब किसी का बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या सोचेगा, भैया शादी हो गया, ब्याह हो गया, पैदा करते रहो, 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2-2 हजार कमाएंगे, 20 हजार हो जाएगा। जितने पढ़े लिखे आप देखिए तबके के हैं, किसी भी धर्म के हो, वो जनसंख्या अपने आप नियंत्रण नियंत्रण कर ले रहे हैं। वो जी, किसी को कहना ही नहीं पड़ रहा कि आपके इतने बच्चे हैं। आप किसी भी पढ़े लिखे किसी भी बिरादरी में आप देखिए, दो से ज्यादा 3 हो गया होगा किसी का, नहीं तो 2 ही। कई हमारे मित्र ऐसे मुस्लिम में 2 बेटियां हैं, 2 ही जी, हैं, तीसरे के लिए वो सोचता नहीं है। ये तो जी, राष्ट्रवाद का एक वो दे दिया गया है कि तमका दे दिए हैं कि जो है हम ही करेंगे। राष्ट्रवाद के लिए जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं बच्चे तो आगे भविष्य में क्या करेंगे? आप खुद जी, सोचिए। अभी आप देखिए यूक्रेन में
20,000 बच्चे हिंदुस्तान के MBBS करने गए थे। किसके बच्चे गए थे? हमारे आपके तो बच्चे गए नहीं होंगे ना। बड़े बड़े IAS अधिकारियों के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहाँ पे शिक्षा है नहीं। वो जिनके पास पैसे है, जो लूट रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को बाहर पढ़ा लो भैया, और जो यहाँ के लोग हैं बस आप देख ही रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, स्कूलों का हाल, कॉलेज का हाल। बिल्कुल आप तक आते हैं राजेश द्विवेदी जी से। हमारा सवाल वहीं छूट गया था कि राष्ट्रवाद पर आपकी अपनी राय क्या है और क्या समझते हैं कि राष्ट्रवाद को कैसे तय किया जाना चाहिए और लोगों को। जी भाई साहब, मैं सादर प्रणाम करता हूँ चैनल पे बैठे हुए सभी परिवार को, और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की में रहते हैं, हम परिवार के रूप में रहते हैं, और परिवार का हर तबका जो भारतवासी है, राष्ट्रवादी जिसके अंदर विचारधारा है, वो हर योजनाओं का लाभ पाता। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे विकास के मुद्दे पे, तो विकास के मुद्दे पे यदि ले लिया जाए और राष्ट्रवाद का मुद्दा एक अलग हो गया और विकास का मुद्दा एक अलग हो गया। मैं कह रहा हूं, मैं भारत तिरंगे के नीचे निवास करता हूं, और भारत तिरंगे के नीचे निवास करने के बाद मैं पाकिस्तान की आवाज को बुलंद करता हूं। ये क्या राष्ट्रवाद है? और जो इस टाइप के लोग, कुछ तत्व हमारे भारत देश में रह करके भारत और पाकिस्तान जैसे विवाद को आगे बढ़ा करके जो है आगे ले जाते हैं। आप देख लीजिए कि सन 1947 के देश के बंटवारे के बाद में सरकार किसकी बनी? सरकार कांग्रेस की बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप हमारे कश्मीर में जो आज फिल्म बना है, कश्मीर द फाइल, जो हिंदी फीचर फिल्म दिखाया गया है, कितना अत्याचार हुआ है। क्या इस देश के रहने वाले हमारे मुस्लिम परिवार के परिवार, या जो राष्ट्रवाद पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल विरोध करती है, राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए कि कश्मीर में जो दंगा हुआ, या कश्मीर से जो ब्राह्मण परिवार हमारे सताए गए, जो बाहर निकाले गए, क्या उनका हक नहीं था? राष्ट्रवाद पे अपवाद यही लोग करते हैं जो राजनीतिक उन लोगों का कहते हैं कि एक संसाधनों पे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, और हम लोग कहते हैं कि मेरे भारत के हर परिवार का सम्मान होना चाहिए, हर परिवार के लिए जो है योजना में लाभान्वित होना चाहिए, हर परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। कुछ बाबा साहब के आदर्शों पे चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी, और हमारे भारत में रहने वाले हर राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत परिवार इस चीज को लेकर चल रहे। भैया, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद का विरोध पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के राज में, वहां ये लोग नहीं बोलते। आज भारतीय जनता पार्टी को एक निशाना बना रहे हैं। आज कश्मीर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल साथ में ये भी जुड़ जाता है कि केंद्र में तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ममता जी देशद्रोही हैं तो उनको जेल में डालिए ना। उसके लिए हमें कौन सी पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ेगी? आप बड़े आप बिल आप ले आइए। जब हम बात करते हैं कि अगर कोई देशद्रोही है, कोई राष्ट्रद्रोही है, हम जब ये चिन्हित कर सकते हैं, तो सरकार तो आपकी इसीलिए तो बनाई थी कि 2014 में आप आएंगे, जो 75 सालों के जितने कलंक है वो आप मिटाएंगे। तो फिर उन कलंकों को आप मिटा क्यों नहीं रहे? दूसरी बात, जब बात करते हैं कि एक वर्ग विशेष के अधिकारों के, तो आप ही तो अधिकार दे रहे हैं। आप उनके अधिकारों को समाप्त कर दीजिए। आपको लगता है कि अवैध काम है आरक्षण देना, ये अगर गलत चीज है तो आप उस पर हटाइए ना, उसको हटाइए। किसने रोका? 370 आपने हटाई, कोई रोकने आया? लोग चिल्लाए तो लोग चिल्लाएंगे। अगर आपको लगता है कि जिसमें विकास में कोई चीज रोड़ा बन रही है, उसको आप तत्काल हटा दीजिए। SC ST क्यों अभी तक बना हुआ है? अब तो लोग एक दूसरे की थाली में खाना खा रहे हैं ना, जो छुआछूती वो खत्म हो गई। अब तो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो आप SC ST क्यों नहीं आप हटाते? उसको हटाइए। आप 1 मिनट का काम है आपके लिए। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि 370 धारा हटाने के बाद में विरोध किसने किया? 370 धारा हटाने के बाद में विरोध यही समाज, क्या नाम है, कांग्रेस के लोग, यही ममता बनर्जी के लोग, यही सब लोग करते थे। आज तो कांग्रेस मुक्त हो गया ना भारत, जो आपका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो तो हो गया आपका पूरा।
तो कांग्रेस को भी मालूम जी है कि हम विरोध करेंगे तो हम खत्म होंगे, धीरे धीरे खत्म हो गए। जी, जो मायावती की जो अगर बात भारत करें तो विरोध करते करते बिल्कुल खत्म हो गई। तो सिर्फ केवल जो अगर विकल्प लोगों के पास ये होगा कि मोदी को हटाना है तो वो पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो एक जाहिर सी बात है, इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर अगर जी कोई जब मैं तक लोग आते रहेंगे। जी बड़े भैया, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ही भारत मुक्त नहीं हुई है। जो भारत में राष्ट्रवाद का विरोध करेगा, विकास का विरोध करेगा, वो हर पार्टी जो है भारत मुक्त हो जाएगी। केवल राष्ट्रवाद के नारों पे चल करके और अपने सिद्धांत को आगे बढ़ा करके कि हमारे भारत के अंदर रहने वाले हर परिवार के लिए शिक्षा हो, विकास हो और राष्ट्रवाद पे नारा हो, राष्ट्रीय झंडा लेकर के चलने का जो संकल्प लेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भारत के अंदर में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। बिल्कुल, आप तक आते हैं, इमरान साहब से सवाल ले लेते हैं। इमरान जी, राष्ट्रवाद को जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, तो राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते हैं? राष्ट्रवाद में हम तो आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। हेलो। जी आवाज आ रही है। राष्ट्रवाद में हम उन माता पिता को प्रणाम करते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद 20 साल उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे भेज देते हैं। ऐसे माता पिता को मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ। और जो नेता लोग टीवी पे बोल करके बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, ऐसे जाहिल नेताओं को घर बैठना ही उचित होगा, क्योंकि बातें मारने का अलग बात है। और अगर ऐसे हमारे जो जितने भी लेकिन हर किसी को बात करने का अधिकार तो है ना। लेकिन आप जिस तरह से आपके जो शब्द हैं, मुझे आपत्ति है क्योंकि जी नहीं, आपकी भी बातों को अगर हर किसी को एक अपना अधिकार है, और मुझे लगता है कि जब आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इस प्रकार का भाषा, इस प्रकार की भाषा नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल खराब भाषा है। क्योंकि बात रखने का हर किसी को अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या फिर वो तमाम देश की पार्टियां हैं। क्योंकि हम अगर शब्दों में चयन सही नहीं करेंगे, हम आम आदमी पार्टी को आपने सुना, आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी की भाषा भी क्या हम ले आएंगे क्या? आम आदमी की आवाज बने ना। आम आदमी वाली अगर भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो माँ बहन की गाली भी देते हैं। तो आम आदमी की भाषा को, हर शैली को नहीं अपनाया जा सकता। जी जी बोले। आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमारे कहने का तात्पर्य ये था, जिस तरह दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा दी है, और इसी तरह का संपूर्ण भारत में जैसे मोदी जी का विकास पूरा देश देख रहा है। माननीय मोदी जी ने जो हाईवे बनाए, जो पूरे 2.5 साल लोगों को अन्न दिया है। हर किसी भी सरकार ने महीने में 2 बार किसी को राशन नहीं दिया है, लेकिन मोदी सरकार ने पूरे देश को कोरोना काल से लेकर के आज तक 2 बार राशन मिल रहा है, जिससे गरीब जनता को काफी राहत मिली है। उसका कारण ये रहा है कि भारी तादाद में मुस्लिम समाज भी भाजपा को वोट देने लगा है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, मैं लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि हम कहीं भी कोई चूक ना करें, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हम शब्दों से ही जाने जाते हैं। अगर हमारी भाषा बिगड़ेगी, हमारी शैली बिगड़ेगी तो लोग हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। जी सबसे पहले चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको ये सोचना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं। ना ही हम हिंदू है ना ही हम मुस्लिम है, हम भारतवासी हैं। हमें भारत को आगे बढ़ाना है, भारत के लेकर के एक चर्चा करनी है कि हमें भारत को कामयाब कैसे करना है, भारत को पूरी दुनिया में। लेकिन सभी लोग तिरंगे के नीचे आने से आनाकानी क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि तिरंगे के नीचे आनाकानी क्यों करते हैं? जब बात ये आती है कि तो सभी लोग तिरंगे के नीचे आए ना। भारत का हर समझदार नागरिक तिरंगे के नीचे रहता है। तिरंगे के पीछे हमें छुपना चाहिए या तिरंगे के आगे हमें खड़े होना चाहिए एक साथ? जब हम बात करते हैं कि हमें तिरंगे के पीछे छुपना चाहिए जब भी कोई बात हो, तो बोले नहीं तिरंगे का सहारा ले लो। तो साल भर हम 365 दिन भी तो तिरंगे को हम हाथ में थाम के रह सकते हैं ना। हम क्यों ये सोचते हैं कि तिरंगे को सिर्फ हम यूज कर सकते हैं? तो ये उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे कि जो सिर्फ तिरंगे की आड़ लेते हैं? हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो नेता तिरंगे का सहारा लेते हैं तो वो हमारे नजर में भारतीय नहीं है। हर भारतीय नागरिक चाहता है कि हमारा तिरंगा, हमारा झंडा ऊंचा हमेशा बना रहे। वो काशीराम विचार पार्टी की हमेशा सोच रही है
कि देश हित में कार्य करना, और देश के लिए हम अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया तो हम देश के लिए वो काम करेंगे जो जनता को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, हम रामानुज साहब के पास चलते हैं और उनसे भी हम ये जानते हैं, जब बात तिरंगे की होती है सर, हमेशा आपने देखा होगा कि देश में जब भी बात तिरंगे की होती है तो फख्र से जो है हमारा सिर ऊंचा हो जाता है, लेकिन फिर हम तिरंगे के साथ एक साथ क्यों खड़े होने की पहल नहीं करते? हम अलग अलग झंडे लहराने लगते हैं, हम अलग अलग विचारधाराओं में बंटने लगते हैं, एक झंडे के नीचे क्यों? एक भाषा का विरोध क्यों? सर ये सब पॉलिटिक्स बाजी है। ये नेता लोग खुद चाहते हैं कि धर्मों में बटे, जातियों में बटे, झंडों में बटे, ये नेता करवाना चाहते हैं। आप ये लेकिन ये धर्म के लोग भी तो करवाना चाहते हैं, हम ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक जो धर्म गुरु हैं वो चाहे वो किसी वर्ग के हों, हर धर्म के, तो वो भी तो उकसाते हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए उकसाते हैं, ये पॉलिटिक्स बाजी है। नहीं तो जो केंद्र या राज्य में बैठा हुआ है सर, अगर वो चाह दे तो हमारी हिम्मत है कि हम दूसरा झंडा लहरा दे। हमारी हिम्मत है, हमारी औकात है कि जो अपना तिरंगा है, तिरंगा के अलावा कोई और झंडा हाथ में लेके खड़े हो जाए। गोली चलवा दें क्या? फिर तो लोग कहेंगे हत्याकांड हो गया। सर गोली नहीं, ये कानून अगर तरीके से अपना काम करे तो हमारी कोई, आप भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि मान लीजिए आप हमारे जानने वाले हैं, अगर हम सरकार में बैठे हैं तो जानने वाले हैं, आपको बचाएं। आज हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, जिस पार्टी का कार्यकर्ता है उस अगर वो सरकार में है तो वो अपने कार्यकर्ता को बचाने में लगा रहता है, तो सामने वाला भी देखता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसे करेंगे। ये खेल चल रहा है। अभी एक मान्यवर कह रहे थे विकास, अब ये देखिए आप, हिंदुस्तान में विकास यही है कि 5 किलो 10 किलो राशन दीजिए, पढ़ाई लिखाई बंद करिए, राशन दीजिए, इससे विकास हो रहा देश। तो राशन देने की शुरुआत इन्होंने कहा की? वो तो हर देश में है, और मुझे लगता है कि अपने भारत में भी 75 साल हो गए राशन मिल रहा था, तो कांग्रेस दे रही थी, वो सही था क्या? श्रीमान जी, अभी मैं कहीं किसी न्यूज में देखा था, एक हमारे ख्याल से 7-8 साल की बच्ची थी, उसने बोली कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। ये राशन के जगह सरकार अगर शिक्षा को फ्री कर दे, आप देखिए आज के डेट में जो स्कूलों में किताबें बच्चों का मिलता है, 4-4 हजार 6-6 हजार रुपए का सेट मिल रहा है। जो 1,000 रुपए पहले मिलता था वो 4-4 हजार 6-6 हजार रुपए में वो सेट मिल रहा। बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का किताब कॉपी। सरकारी विद्यालयों में तो शिक्षा फ्री है, गार्जियन पढ़ाएंगे कैसे? सरकारी विद्यालयों में तो शिक्षा फ्री है, किसी के निजी संस्थान में आप किसी की निजी प्रॉपर्टी में तो फ्री नहीं कर सकते ना सर। अगर शिक्षा एक समान नहीं होगा, देश कैसे तरक्की करेगा? फिर आरक्षण में बांटते रहिए, देश के लोगों को आरक्षण में बांटते रहिए, यही होगा। जिसके पास पैसे होगा वो पढ़ा लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो उसके बच्चे बेचारे घर में रहेंगे। लेकिन बात यहाँ विचारधारा की हो रही है जी, मैं उसी सवाल पर आता हूँ। बात विचारधारा की है। जब हम सवाल ये करते हैं, बोले कि हमें अपने बेटे को सरकारी नौकरी करवा ली, बोले क्यों? आप प्राइवेट भी तो करवा सकते हैं, आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो आप प्राइवेट जुड़ करके आप जो है बात रखें और वहां पर आप जो है ड्यूटी आप निभाएं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, वहां कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए सरकारी नौकरी करवानी है। 65,000 पा रहे हैं आप, 70,000 पा रहे हैं, नौकरी आप करते हैं, फ्री आपने की एजुकेशन है, तो एक समान का मतलब ये है कि एक 10,000 वाला जो शिक्षक निजी संस्थानों में पढ़ाता है वो हमारे बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन जो 65,000 70,000 पा रहा है और एक बड़ी कठिन परीक्षा से होकर के गुजरता है, नौकरी पा जाता है, लेकिन वो पढ़ाता क्यों नहीं है? उसके अंदर राष्ट्रवाद है ही नहीं, मतलब उसके अंदर का जमीर खत्म हो चुका है, सिर्फ उसे पैसा चाहिए, राष्ट्रवाद से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। तो सर सरकार के पास ये भी तो होगा, ऐसे लोगों को टर्मिनेट सस्पेंड करने के बजाय टर्मिनेट कितने किए जाएंगे? 1 किए जाएंगे, 2 किए जाएंगे, जहां सबके सब एक जैसे ही हों। श्रीमान जी, आज के डेट में अपने देश में बहुत से युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं नौकरी के लिए। अभी एक डिस्ट्रिक्ट में आप 20 लोगों को 20, लेकिन अगर यही होगा कि कल को शिक्षा मित्रों की नौकरियां जी नहीं, उसी पर मैं आता हूँ, शिक्षा मित्रों की नौकरियां गई तो पूरे देश में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, और ये बताया गया कि शिक्षा मित्रों को क्यों हटाया गया, तो पूरे देश में इतने शिक्षा के एक साथ में अगर हटा दिए जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये एकदम अलोकतांत्रिक हो जाएगा और फिर यही लोग कहेंगे कि लोकतंत्र को आपने ध्वस्त कर दिया और आपने संविधान को नहीं माना, असंवैधानिक कार्य किया, किसी ने काम नहीं किया तो आप उसको क्या पद से हटा देंगे क्या?
तो ये भी तो एक सवाल आता है। सर काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार कर रहा। आप किसी विभाग में चले जाइए, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हूँ, ठीक है साहब, गाजियाबाद में हूँ। आप नगर निगम में पता करिए, वहां पे बधा हुआ है कि इतने % यहाँ देना है, साइन करवाने के लिए इतने % यहाँ देना है। तो ये सरकार, जब जो सरकार इस टाइम है मौजूदा हालत में, इसका काम मैं 2-4 अधिकारी का जांच करवाए, जांच करवा के टर्मिनेट कर दीजिए। तो आगे से जो और अधिकारी हैं वो तो सबक सीखेंगे कि भैया अब अगर हम काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो हमें तो बोरिया बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ, आप बताइए। आपको नजर आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया इस सरकार में? नहीं, मुझे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। मैं सरकार की आज बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज का जो डिबेट है वो सिर्फ राष्ट्रवाद पर, कि आपके मन में खुद में राष्ट्रवाद कब आएगा। आप ये सोचेंगे कि मोदी जी करें आकर के, हमें कांग्रेस के राहुल गांधी जी सिखाएं आकर के, क्या हमें रामानुज साहब सिखाएंगे आकर के हमें राष्ट्रवाद के बारे में, हमारी ड्यूटी के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे अंदर खुद में राष्ट्रवाद कब आएगा, वही सवाल है फिर से। सर राष्ट्रवाद हमारी जहां तक सोच है, कुछ छोड़ के, नहीं तो राष्ट्रवाद तो सबके अंदर है। ये पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ कहाँ पॉलिटिक्स है? मैंने आपसे एक सवाल सिर्फ किया, मैंने कहा कि जब सारे शिक्षकों की एक जैसी पढ़ाई है, एक आध विद्यालय शायद ऐसा हो, लेकिन सभी सरकारी स्तर जो है बिल्कुल गिरा हुआ है, वहां तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपको पढ़ाने से किसने रोका? आप पढ़ा सकते हैं क्योंकि आप इतनी सैलरी पा रहे हैं, आप तहसीलदार हैं, आप डीएम हैं, आप एसडीएम हैं, आपने पढ़ाई करके वो पद पाया है, आप वहां पर व्याप्त, आप बड़ी संख्या में आप जो है भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, वहां तो आपको सरकार ने नहीं रोका। माना कि कुछ जगहों पर दबाव बनाते होंगे, लेकिन 100% तो वो हैं जो पैसा कमाने के लिए ही ये पद लेते होंगे। तो मन में अगर राष्ट्रवाद नहीं होगा, आप कुछ तो कम से कम आप मानिए ना कि इन चीजों पर हमें चलना पड़ेगा, उन लोगों को ये मानना पड़ेगा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ये हर जगह पॉलिटिक्स, मानता हूं कि कुछ जगहों पर हो सकता है कि शायद राजनीति के लिए, लेकिन यहाँ बात राजनीति की नहीं कि आम आदमी के मन में राष्ट्रवाद कैसे आएगा, वो कैसे प्रेरित होगा, उसके मन में ये भावना कैसे होगी कि सरकारें चाहे जिसकी हो, हमें अपना काम अपने ईमानदारी से करना है। बात उस राष्ट्रवाद की हो रही है। आप भाजपा को संपूर्ण सर्वोपरि आप जिताएं, पूर्ण बहुमत से जिताएं, उसके लिए तो आज का डिबेट नहीं है कि आप भाजपा को वोट देंगे तो राष्ट्रवाद होगा, ऐसा भी कोई पैनलिस्ट नहीं कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद नहीं है। सही से निर्वहन करें, वो राष्ट्रवाद है। बात उस पर हो रही सर। लेकिन ये तो सरकार का काम है देखना ना जी, लेकिन हर चीज में तो सरकार नहीं आ सकती ना। आम आदमी को ये समझा तो नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक 2-4-10 अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगा, जब तक आप देखिए कोई कांड हो जाता है। अभी आज के टाइम में गाजियाबाद में अभी पीएनबी बैंक से मैं सुना हूँ, कहीं न्यूज में ही देखा था, बैंक के अंदर से 12 लाख रुपए लूट ले गए। आज की अभी 2-3 घंटे पहले की सूचना है कि गाजियाबाद में नंदग्राम में पीएनबी बैंक में 10-12 हजार रुपए लूट ले गए। तो ये एक मॉडल सरकार को तैयार करना पड़ेगा। ये जो राजनीति वाली पॉलिटिक्स है राष्ट्रवाद का ना, उसको हटाकर अलग सोच रखना पड़ेगा जो सरकार में, उसको तभी ये राष्ट्रवाद लोगों के अंदर आएगा। अब राष्ट्रवाद, ये बताइए, हम आपके सामने राष्ट्रवाद की बात करें और पीछे हमारे जानने वाला जाके गलत काम करके आ रहा है, तो उसका कर रहा हूं साइड से, तो राष्ट्रवाद कहाँ आएगा? वो हमारा जानने वाला हो, तब भी कानून के दायरे में उसको सजा मिले, तभी हर इंसान के अंदर राष्ट्रवाद पैदा होगा, नहीं तो नहीं आएगा। जी बिल्कुल। राजेश द्विवेदी साहब, जब बात हम पढ़ाई की करते हैं, बात हम लड़ाई की करते हैं, बात हम संघर्षों की करते हैं, तो साथ में क्या अनुशासन, शिष्टाचार, संयम, गोपनीयता जैसे शब्द आने चाहिए मानव जीवन में। इसके लिए क्या आप शिक्षा के दौरान, उसकी पढ़ाई के दौरान क्या अलग से सेशन शुरू नहीं करना चाहिए कि जिससे वो सीखे? और उसके अंदर राष्ट्रवाद जो एक है कि हम जीवन भर बुजुर्गों के साथ में किस तरीके से हम पेश आए, हम उनका सम्मान करें। क्योंकि पढ़ने लिखने के बावजूद भी अक्सर देखा है कि 80 वर्ष का एक पीड़ित व्यक्ति, बुजुर्ग, वो खड़ा होता है 22 साल के लड़के के सामने, बोलते हैं डीएम साहब हैं तो इनके पैरों में बैठिए आप। तो कहाँ हम जा रहे हैं? आप उसमें शिष्टाचार कहाँ रह गए? जी भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद का ही नाम है संस्कार जी। और संस्कार जिसके अंदर गत होगा, वह व्यक्ति सम्मान पूर्वक भारत देशवासियों का करेगा। और जब वो करेगा तो चाहे वो अपने घर का परिवार हो
चाहे वो अपने जो है तहसील का परिवार हो, जिला का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या भारत देश के रहने वाले कहीं भी किसी भी प्रांत का परिवार हो, जिसके अंदर संस्कार है। और संस्कार कहाँ से प्राप्त होता है? शिक्षा से। शिक्षा से प्राप्त होता है और परिवार के अंतर्गत में रहने वाले परिवार से। बेविचारी करने वाले, मान लिया जाए कोई गलत काम करता है घर के अंदर रह करके, दारू पीना, गलत सेवन करना, तो संस्कार को वो नष्ट करेगा। और जब वो संस्कार को नष्ट करेगा तो राष्ट्रवाद भी उसके खिलाफ जो है अपरिवर्तित होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति है अपने इस भारत देश के रहने वाले संस्कारित सीखे और भारत का झंडा बुलंद करने के लिए जिस प्रकार से अपने वीर भूमि के पावन इस धरती पे हमारे जो सैनिक लोग भारत देश के परिवार की सुरक्षा करने के लिए, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई डाका डालने व्यक्ति हो, चाहे भारत का विरोधी व्यक्ति हो, यदि भारत के अंतर्गत में रहता हो, जानकारी नहीं है तो सीमा पर यदि पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, या किसी भी बॉर्डर का परिवार हमारे भारत के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो यही सैनिक हमारा उनको मार के गिराने का काम करता है और उस भारत देश में रहने वाले हर प्राणियों की रक्षा होती है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। में सवाल ये भी उठता है कि जब बात आप नशे की करते हैं तो गुजरात में बैन हो सकता है, बिहार में बैन हो सकता है, देश में नशा क्यों नहीं बैन हो सकता है? क्योंकि ये भी तो एक दुष्प्रचार का एक, मुझे लगता है कि शिष्टाचार में कमी, अनुशासन में कमी लाने का ये प्रयास जो है, इसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश उदाहरण है कि वहाँ दारू नहीं होगी तो क्या राजस्व नहीं चलेगा? बिल्कुल बैन होना चाहिए। और शिक्षा को अग्रसारित करने के लिए अभिभावक परिवार जो है उनको भी अपने बच्चों को एक संस्कारित ढांचा में डाल करके, और हम एक गरीब है भाई, हम रामानुज साहब, जैसा कि राजेश त्रिवेदी साहब ने बताया कि संस्कार बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि इनके बिना आपका जीवन चल सकता है, दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। एक कदम कदम पर संभालते हैं। आजकल आप देखते हैं आत्महत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चीजें बढ़ गई हैं, लोगों को समय नहीं है, लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, न ईश्वर में विश्वास रहा है। पहले के लोग कम से कम अगर हताश भी हो जाया करते थे तो कहते थे कि भगवान के भरोसे काम छोड़ देते हैं, ईश्वर करेगा ये, अब जो भी होगा वो ईश्वर ही जाने। अब हमें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है तो ईश्वर जानेगा ही नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि जहन में हमारे आता ही नहीं है कि ईश्वर जानेगा। मतलब हम समझते हैं कि हम फेल हो गए, अब काम कोई कर नहीं पाएगा, ईश्वर तो है ही नहीं, मानते तो है नहीं हम, तो लोग कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है हम फिर उसी रास्ते पर उनको उसी तरीके से समझा सकते हैं? क्योंकि अगर देश डिजिटल है, संसाधन हमारे पास हैं, तो उनका दुरुपयोग क्यों, सदुपयोग भी तो किया जा सकता है। जी सर देखिए, सबसे अहम चीज शिक्षा ही है। अगर शिक्षा सबको मिलेगा तो देश के युवा जो आज शिक्षा से विमुख हो रहे हैं उनकी सोच पढ़ लिख करके डॉक्टर आते हैं, मानवांग तस्करी में 20% पकड़े जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? वो अशिक्षित हैं, इस वजह से मानवांग की तस्करी करते हैं, किडनी निकाल लेते हैं चोरी से। सर वो करते क्यों हैं? कुछ पॉलिटिक्स लोगों का सपोर्ट होता है। जब देखिए हर जगह तो नहीं है ना, बहुत सारी जगहों पर जब आप पॉलिटिक्स आप हर जगह कर देते हैं, मुझे लगता है कि आपके सिर्फ केवल आप ये समझते हैं कि सिर्फ केवल राजनीति जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है। अगर बेटा बाहर कहीं रेप करके आ रहा है, घटना हो गई, तो पॉलिटिक्स जिम्मेदार। मतलब परिवार का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, संस्कारों का कोई महत्व नहीं है जीवन में। मैंने पहले कहा बड़े भैया कि संस्कार जिसके अंतर्गत में नहीं है उस परिवार का व्यक्ति बिगड़ेगा। तो संस्कार होना चाहिए। जो पढ़ लिख करके डॉक्टर आते हैं और ये डॉक्टर सेवा भावना से हमारे भारत देश परिवार की जो है सहायता नहीं करते हैं। राष्ट्र के अंदर हर व्यक्ति के अंदर सेवा भावना होनी चाहिए। ये सेवा भावना है तो ही राष्ट्र भावना जागृत होगी, और सेवा भावना नहीं है तो राष्ट्र भावना आदमी के अंदर जागृत नहीं होगा, लालचपन होता है। और लालचपन के वजह से पैसा कमाने का, भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक संकल्प। मैं तो कहता हूं कि भारत देश में एक कानून बनेगा और बनना भी चाहिए। वह कानून यह है कि अधिकारी, व्यापारी और जो सफेद कोट वाले हैं, ये सबकी
एक समानता अधिकार जो सबको मिलना चाहिए, वो गरीब परिवार को भी मिलना चाहिए, इनके परिवार को भी मिलना चाहिए। चाहे हमारा बच्चा हो पढ़ने वाला या आपका बच्चा पढ़ने वाला, यदि आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है तो हमारा भी बच्चा यदि एडमिशन हो जाता है, और क्यों नहीं मेरे बच्चों को पढ़ने का वो संकल्प होता है, उसका महज एक कारण कि मैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर हूं, तो उस बच्चों को भी समानता अधिकार मिले। लेकिन रामानुज का सीधा कहना है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है। सीबीएसई बोर्ड सिर्फ केवल उन अमीर लोगों के लिए ही है जो 1500, 2000, 2500, 7000, 10,000, 25,000 फीस जो हर महीने भर सकते हैं। हम सीबीएसई बोर्ड जैसा ही सिस्टम अपने राज्यों के बोर्ड में क्यों नहीं स्थापित करते हैं? हम अंग्रेजी को महत्व क्यों नहीं देते हैं? अगर महत्व वहां भी दिया जाना चाहिए, अनिवार्य अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी के बेहतर शिक्षक होने चाहिए, वहां इतना अभाव क्यों है अध्यापकों का? जी, उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार जब सरकार बनी तो हमारे उत्तर प्रदेश के हर प्राथमिक विद्यालयों को एक कम से कम एक सेक्टर में मॉडर्न स्कूल बनाया गया, जो इंग्लिश मीडियम बनाया गया, जो प्राइवेट के निकट, जो प्राइवेट आपके क्षेत्र में रहते होंगे उनसे अच्छा एक सुंदर बनाया गया है, और उसमें केवल इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये योजना लागू हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन ये तो कागजों पर सीमित है ना। अभी कोई भी इसको अभी किसी भी एजेंसी ने या देश में किसी भी बड़ी एजेंसी ने आकर के नहीं कहा है, और ना बाहर से ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो उनके बारे में अमेरिका के जो आए हुए थे मिलने यहाँ, तो उन्होंने कहा भी जाकर के अमेरिका में ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, भले ही कुछ विद्यालय ही सही, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के बारे में तो ऐसा नहीं है। अभी विद्यालय दिखाए जा रहे हैं, वहां तो भैंस बांधी जा रही है, कहीं कुत्ते नाच रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो बात यह है कि इनमें इनकी भरपाई कब की जाएगी और इन पर सुधार के लिए जो है इनको कैसे आगे लाया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि जब योगी जी शुरुआत में आए थे तो उन्होंने बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड कर दिए, इसको हटाओ उसको हटाओ। तो विद्यालयों में क्यों नहीं शिक्षा अधिकारी कभी जाता है? कभी शिक्षा मंत्री किसी विद्यालय में जाए, बच्चा वहां का सवाल वहां पूछे। शिक्षा मंत्री तो पढ़े लिखे हैं ना, तो शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए और वो जाकर के सवाल करने चाहिए। अगर उनको कोई पढ़ाता नहीं मिलता तो सस्पेंड करें। तो हर विभाग के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो बनाए गए हैं, वो जाए ना, धरातल पर जाकर के करें। या ऑफिस में सिर्फ एसी में ही बैठेंगे? नहीं, अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अभी बाहर निकला नहीं जाता है, ये दिक्कत है सर। तो ये समस्या अकेले योगी जी कैसे संभालेंगे, अकेले मोदी जी कैसे संभालेंगे? ये सारे मंत्रियों को फिर उसी भावना से काम करना चाहिए ना, अपने अपने विभाग का। बिल्कुल, जो भी जिस पोस्ट पे है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, उस परिवार को लगन के साथ में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र में रहने वाले हर परिवार के बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए ये मैं सवाल ये कर रहा था कि शिक्षा मंत्री जी, मेरा सवाल सीधा सा है कि शिक्षा मंत्री जी अपने ऑफिस से निकल करके धरातल पे कभी गए हैं घूमने? और क्यों नहीं गए हैं? उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बेसिक शिक्षा मंत्री अपने बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा लें, और कई हर जगहों पे गए, मैं स्वयं गया, हर विद्यालयों में जो है कैसा जो है भोजन बनता है, कहीं पढ़ाई कैसे होती है, हर विद्यालयों में गई। हमारी सरकार के जो है एक पैनल लिस्ट तैयार किया गया है कि जिला अध्यक्ष जाएंगे, संबंधित विधायक जाएंगे क्षेत्र में जो है चेक करने के लिए, प्राथमिक विद्यालय हुए और सब जो है। तो लेकिन उनको सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है ना। कोई अधिकारी वहां पर कोई अध्यापक संलिप्त है गलत कामों में, तो आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अगर देखने के लिए आपको मनोनीत किया है तो देखने का तो काम मीडिया भी कर सकती है, देखने का तो काम अन्य लोग भी कर सकते हैं, विपक्ष भी देख ही रहा है। उनके खिलाफ ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से संबंधित विषय अधिकारी को अवगत कराया जाता है, जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अवगत कराया जाता है, जो इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाने का वो करते हैं, तो निश्चित कार्रवाइयां होती हैं, जांच का विषय है। रामानुज साहब कोई सवाल आपसे उठाना चाह रहे हैं? सर, ये जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री, अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं सरकारी स्कूल में, और जितने आईएएस अधिकारियों के बच्चे जितने हैं, ये शिक्षा मंत्री जी अलाउ करें। भैया प्राइवेट में नहीं पढ़ेंगे आपके बच्चे, सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। देखिए सरकारी विद्यालय प्राइवेट से बढ़िया हो जाएगा सर। ये क्यों नहीं सरकारी में ही पढ़ा रहे हैं? आपको किसने कहा वो सरकारी में ही पढ़ा रहे हैं? प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि शायद अमेरिका के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो हो सकता है, क्योंकि आदेश सभी के लिए जारी है कि आप सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएंगे, तो देश छोड़ दिया होगा। सर, देश की स्थिति इसलिए सुधर नहीं रहा। लेकिन समस्या ये भी है, साथ में सवाल आपका ये भी गलत है कि हमारी सोच ये क्यों होती है कि
वो अपना बच्चा इसमें सरकारी विद्यालय में डालें। बात जब हम राष्ट्रवाद की करते हैं, सवाल तो वहीं पर आ जाते हैं कि आपके बच्चे को, जैसे आप जब बात करते हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाला, ठीक है, उन्होंने डाला एक निजी संस्थान में, डालने का अधिकार है। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी, जी मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, तो डालने का अधिकार है, उन्होंने डाल दिया। तो बात यहीं पर फिर आ जाती है कि 10,000 पाने वाला वहां एक अध्यापक एक मंत्री के बेटे को पढ़ा रहा है, यहाँ 70,000 रुपए पाने वाला एक अध्यापक एक आम बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पा रहा है और क्यों सक्षम नहीं है? ये उसके अंदर की भावना मर गई है, या उसके अंदर आया क्या करने था? सिर्फ केवल दिन काटने के लिए कि महीना पूरा हो सैलरी पकड़े और घर जाएं, महीना पूरा हो सैलरी पकड़े घर जाएं, इसके लिए नौकरी की थी। नौकरी किस चीज के लिए की थी? दिन रात मेहनत करी, दिन रात सोच पैर भी लगाई कि भाई हमें सरकारी जॉब मिल जाए तो हम कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे? क्या सिर्फ केवल जब जवानों की बात इमरान खान साहब ने आते आते ही सबसे पहले कहा कि उन माता पिता को बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम, हमारा कोटि कोटि नमन कि उन्होंने अपने बेटे भेजे 20-22 साल तक पढ़ाने के बाद में दिल पर पत्थर रख करके वो भेजते हैं। तो ये भावना उनके माँ बाप के अंदर अगर है, तो ये माँ बाप के अंदर जो सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो वाले माँ बाप क्यों नहीं कहते हैं कि बेटा जाओ मन लगा के पढ़ाना? ये क्यों नहीं कहते हैं? जब ये कहते हैं कि देश सेवा करने वाले उनके माँ बाप अलग हैं क्या? उनके अलग हैं। तो हमारे अंदर तो यही है, हमारे माँ बाप ने तो सोच के ये बोलते हैं रखा है कि भाई सरकारी नौकरी बेटे को करवानी है। बोले क्यों करवानी है? काम नहीं करना पड़ता, मेरा बेटा राजा बाबू बन के जाएगा, राजा बाबू बन के आएगा। तो ये वाली सोच अगर हम रखेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? वहां तो हर जगह बात नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये हम मंत्री योगी को या फिर तमाम जो है मुख्यमंत्री या सरकारों को कोस नहीं सकते। अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं जिनके लिए हम सैलरी पा रहे हैं, उनमें खुद की जिम्मेदारियां भी तो होनी चाहिए। जी सिंह साहब। देखिए सर, जब नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं, तो ये टीचर क्या निभाएंगे? आपको लगता है कि आप अगर प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं 5 साल के लिए तो आप क्या कर लेंगे? सिर्फ एजुकेशन, प्रधानमंत्री उससे पेट भरता है क्या? एजुकेशन से पेट भरता है कि देश भरता है? सर प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमने एक पार्टी नहीं, मैं आपके ऊपर आ जाता हूं कि एक दिन के लिए आप इमेजिन करो कि आप काम क्या कर सकते हैं वहां पर आकर के। सर ये तो आपको लगता है कि आप सिर्फ केवल एक ही सेक्टर लेकर के चलते हैं, पूरा देश लेकर के आप चलेंगे? जब एक प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो वो पूरे प्रदेश और प्रदेश को लेकर के चलता है या सिर्फ केवल एक ही चीज को संभालता है? नहीं, वो तो पूरे प्रदेश को लेकर चलता है सर। तो प्रदेश को फिर वैसी सोच बनानी चाहिए या नहीं विकास की? सर पूरे प्रदेश को लेके चलता है, लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी हर मंत्री को दिया जाता है। वो अकेले नहीं घूमता है, दौड़ता है, देखता है। जो मंत्री की जिम्मेदारी मिल गई वो बैठ के एसी का हवा खा रहा है। जिसको यही सवाल मैं कर रहा था राजेश द्विवेदी साहब से कि एसी की हवा खानी है या बाहर निकल के काम भी कर रहा है। जी राजेश द्विवेदी साहब, जो शिक्षा मंत्री बन गया श्रीमान जी, एक आध बार 6 महीने चक्कर मार लेगा किसी स्कूल का, उसके बाद एसी में बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है। तो ऐसे नहीं होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर देना चाह रहे हैं। एक सेकंड और लूंगा। जय श्री राम का नारा बहुत लगता है, भगवान राम भी थे, वो भी अपना भेष बदल के प्रजा में जाते थे, देखते थे हमारे प्रजा को दिक्कत क्या है। और आज के मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? अगर गाजियाबाद से गोरखपुर जाना है या लखनऊ जाना है तो दिन में 10 बार फोन हो जाएगा अधिकारियों को कि केशव साहब आ रहे हैं लखनऊ में, सारा व्यवस्था आपके लिए पहले हो जाएगा। तो आप चेक करने जा रहे हैं किसी स्कूल में, आप क्या देखेंगे? वहां नए नए गमले रख जाएगा, सफाई हो जाएगा, टेंट पेंट हो जाएगा, आम जनता का करोड़ों रुपए वहां खर्च हो जाएगा फालतू में। ये ऐसे विकास हो रहा है आज के टाइम। भगवान राम का नारा बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन राजेश द्विवेदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं भैया को बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रवाद के नारे के साथ साथ विकास करने का काम भी करती है। और क्षेत्र में पूज्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पे चल करके जिस प्रकार मोदी जी 18 घंटे और 20 घंटे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जहां भी भारत देश के प्रांतों में भाजपा की सरकार है, लोग चल करके क्षेत्रों में चल करके समाज की सेवा करते हैं। यही कोरोना काल देख लीजिए,
कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति, कोई कांग्रेस का व्यक्ति, कोई बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति बाहर नहीं निकला, सबको अपनी जान की परवाह थी। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में हर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो है वह बाहर निकल करके हर परिवार को जो है जोड़ करके चलने का कोशिश किया है। मित्रों, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के हो या किसी भी प्रांत के हो, जो भाजपा के मंत्री हैं, निश्चित क्षेत्रों में निकल करके, अभी देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे बने उन्होंने जैसे चार्ज संभाला तुरंत हॉस्पिटल जो है बिना बताए चेक करने के लिए प्रारंभ कर दिए, और उसमें जहां भी कुछ कमियां थी उनके खिलाफ तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। तो निश्चित है हर परिवार का ये जांच मांगा जाना चाहिए लोगों को, और परिवार के योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचे, ये पंडित दीनदयाल जी का सपना था। इसको साकार करने के लिए हमारे पूज्य मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं, और निश्चित है शिक्षा पे विशेष काम हो रहा है, विशेष काम हो रहा है। पिछली सरकार शिक्षा ध्वस्तीकरण कर दिया गया था भैया। मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद में आप प्राइमरी स्कूल में अब बैठने लायक हुआ है, जाइए देखिए वहाँ कुर्सी मेज हर चीज का घर का जो है, जैसे हम अपने घर में पत्थर लगवाते हैं उसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में पत्थर लगे हैं, बच्चा बाकायदा पढ़ता लिखता है। निश्चित है जहाँ जिस स्कूल में गलत रूप से ये आवाज दिखती है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, उनकी जांच होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। श्रीमान जी आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप राम जी के विचारधारा पे चलना चाहते हैं या अपने मोदी जी के विचारधारा पे चलना चाहते हैं? आप नारा लगाते हैं जय श्री राम का और आप बार बार कहते हैं कि मोदी जी के विचारधारा पे हम लोग चलना चाहते हैं, ये दो तरह का बात क्यों करते हैं आप? इसका मतलब जय श्री राम का नारा आप छोड़ दीजिए, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए आपको, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि मोदी जी के विचारधारा पे चलना है, फिर जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं, लोगों को गुमराह क्यों करते हैं, ये बताइए आप। भगवान श्री राम के आदर्शों पर ही चल करके हमारे पूज्य मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं। वीडियो आपका नहीं आ रहा है जी। आप एक शब्द भी नहीं बोले हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, भगवान राम जी के कदमों पे चलेंगे, आप बार बार यही कहते हैं कि मोदी जी के विचारधारा पे, तो भगवान राम को छोड़ दीजिए। अगर हम जय श्री राम को अगर हम लाते हैं या श्री राम को लाते हैं, यही बात आप तो नहीं बोल सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ इमरान साहब के साथ में बैठे हुए हैं कि दिन में 5 बार जो है जो अल्लाह का नाम लेते हैं, क्या वो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं सर? क्या जो जय श्री राम की लाते हैं, बात एक धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जय श्री राम पर आपका भी उतना ही अधिकार है और आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है, आप भी बोलिए, किसने कहा मना किया है। लेकिन हमें लगता है कि हम सवालों से थोड़ा सा भटक रहे हैं, क्योंकि जब हम बात वहीं पर फिर मैं आना चाहूंगा, क्योंकि जहां से हमने शुरुआत की थी कि लोग बड़ी संख्या में देख भी रहे हैं और सवाल भी जो है लोग लिख रहे हैं। आपके जो है एक सवाल अभी साथ में आया भी है, प्रवीण तिवारी जी का सवाल है, बहुत ही सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य कर रहे हो केशव पंडित जी, मीडिया वालों को आपसे सीखना चाहिए, आप बिल्कुल सही मुद्दों को उठाते हैं। ये इन्होंने लिखा है क्योंकि मुद्दा जरूरी भी है कि देश के सामने मुद्दे रखे भी जाएं और बेहतर भी होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे जी? राजेश द्विवेदी साहब। जी मैं कह जी मुझे बोलना है सर? जी बिल्कुल, मुद्दा सही है या नहीं? जी बिल्कुल मुद्दा सही है और मुद्दा जिनमिन है। राष्ट्रवाद के प्रति हर परिवार को उदारता होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, और जो हमारे पूज्य बड़े भैया ने कहा है कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ये जय श्री राम का नारा लगाने से आपको तकलीफ होती है, तो क्या भारत देश के आप परिवार नहीं है? नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं होती, उन्होंने तकलीफ के लिए नहीं कहा है, उन्होंने तकलीफ वाला शब्द नहीं उठाया। उनको आपत्ति इस बात की है कि हम राम जब भगवान के का नाम लेते हैं तो हमें भगवान के पद चिन्हों पर भी तो चलना चाहिए ना। बात ये उन्होंने ये प्रभु श्री राम चाहते थे भगवान के कि हमारे राज्य में सब भैया मैं बता, प्रभु श्री राम चाहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी कि हमारे राज्य में रहने वाले हर प्राणी जो है
कोई दुखी ना हो, सबके घरों में भोजन की व्यवस्था हो, वही तो मोदी जी और योगी जी हमारे कर रहे हैं। पूज्य हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। भारत में रहने वाले हर प्राणियों के अंतर्गत में जो है निवास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विरोधी रही है और रहेगी। आज चाहे 370 धारा हटाने का काम हमारे पूज्य मोदी जी ने काम किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यदि मंदिर बन रहा है तो हमारे न्यायालय के आदेशानुसार बन रहा है, तो उसमें तकलीफ यदि विपक्षी दलों के परिवार को या हमारे कुछ बड़े भैया को जिन्होंने प्रभु श्री राम के नारे के साथ में आवाज उठाई है उनको हो रहा है, तो ये गलत है। नारा तो है ही नहीं। मैं ये कहूँ कि जय श्री राम नारा नहीं है, जयकारा है कि नारा है, पहले तो ये मुझे आप बता दीजिए जी। नहीं, जय श्री राम का जय श्री राम का नारा है कि जयकारा है? नारा तो नेता लोग बोलते हैं। जयकारा है, जयकार। राघवेंद्र सरकार की हमेशा जय जयकार हो, देश में रहने वाले हर प्राणियों की जय जयकार हो, राष्ट्रवाद पे काम हो, सबके लिए विकास हो, यही हमारा संकल्प है। यही पूज्य योगी और मोदी जी का और भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत परिवार है, हर सबके लिए। मैंने आपसे भी अभी पहले मैंने एक शब्द कहा है, यही कहा है कि हर व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकारी, व्यापारी और सफेद कोट वालों की जांच होनी चाहिए। सवाल आया है आपके लिए सिंह साहब, प्रवीण तिवारी जी का। राष्ट्रवाद की जब बात होती है तब कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति होती है। सभी देशवासियों को राष्ट्रवाद का समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। जी मेरे से जी बिल्कुल नहीं समझा, नहीं सवाल सर। जी, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा क्यों? क्योंकि जब मैंने पहले जैसा मैंने कहा आपसे कि जब हम भगवान को छोड़ देते हैं, कम से कम उनकी पूजा करो ना करो, कम से कम मानते रहो। लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था काम छूट गया, भाई बिजनेस में उनको घाटा हो गया, तो अब यहाँ पर उन्होंने सोच लिया कि भाई सरकार तो मदद नहीं करेगी, लेकिन साथ में जब ये सोच लेते हैं कि हम भगवान भरोसे, पहले के लोग क्या करते थे, हताश हो गए तो बोले भगवान अब जो करेगा वो देखा जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि भगवान पर विश्वास ही नहीं रह गया है। अब भगवान पर जब विश्वास नहीं है तो किसके भरोसे छोड़े? तो फिर उसके साथ में वो अपना भी काम तमाम कर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, जो देखे हैं अभी हाल के केस कोविड के बाद के, कि परिवार के साथ में लोगों ने आत्महत्या कर ली। बड़ा मतलब एक जो है उसे आप सहन नहीं कर सकते। सुनकर के ऐसा लगता है कि कितना खतरनाक, कितना बेबस रहा होगा, कब से सोच रहा होगा और कहां तक उसका जो है दिमाग चला गया। कि सोचने की जो उसकी क्षमता थी वो उसने खो दी। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं आप इनको मानते हैं कि शिक्षा के साथ में पढ़े लिखे लोग थे। जितने भी आत्महत्या जिन्होंने की है वो अनपढ़ नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। घाटा बढ़ा लेकिन वो छोड़ नहीं पाए किसी को। जी, मैं कहना चाहता हूं पूज बड़े भैया कि जो अभी पूज भैया ने कह रहे थे कि प्रभु श्री राम के नारे के साथ में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भारत के हैं या किसी अन्य देश के? यदि वो भारत के हैं तो अली जिन्ना का नाम क्यों लेते हैं? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, उस पर जवाब आपका चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, सरकार में आप देख लीजिए, आपसे सवाल है जी, क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद का अंतर्गत के तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, सबके लिए विकास होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, यही कांग्रेस, यही जवाब आप दे दीजिए आप इनके तीनों प्रश्नों का। जी जी बिल्कुल, राजेश बिल्कुल आपका सवाल जो है दे रहे हैं। फांसी पे चढ़ाइए, सरकार आपकी है। देर क्यों होती है आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा। क्यों इतने बरस लग जाते हैं केस चलते हुए कोर्ट में? फास्ट ट्रैक केस बनाइए, 6 महीने फांसी चढ़ाइए, 6 महीने पे लोग डरेंगे, दोबारा ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करते ये काम? सरकार में तो आप बैठे हैं श्रीमान जी, आप करिए। जो जिन्ना का नाम लेता है, जिन्ना का फोटो लगाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हम थोड़ी करेंगे, केशव साहब थोड़ी करेंगे। जो आप और लोग देख रहे हैं वो नहीं करेंगे ना, आम आदमी नहीं करेगा ना, आप करेंगे ना उनके ऊपर कार्रवाई। आप करते क्यों नहीं है? टाइम क्यों पास करते हैं? जेल में बंद करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 2 साल केस चलेगा, 6 महीना केस चलेगा।
10-10 साल केस चलेगा, ये क्या इमरान साहब के पास भी हम फटाफट सवाल आपके ले लेते हैं क्योंकि समय कम बचा है। हम इमरान जी से भी सवाल का जवाब ले लेते हैं। हो रही है, वही मैंने हम सवाल इमरान जी से ले लेते हैं। तभी तो तकलीफ हो रही 6 है। महीने में सजा दीजिए, आप गलत करते हैं, हम ये इमरान का बहाना है। आप 6 महीने में उसको सजा दीजिए, जो गलत किया है 6 महीने में सजा दीजिए। दूसरा द्विवेदी साहब, हम इमरान खान जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि काफी समय से वो अपने बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और वो बोलना भी चाह रहे हैं क्योंकि दोनों बिंदुओं पर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी वो बात रखते हैं तो बड़ी बेबाकी से और उनके शब्दों को हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर डिबेट कर रहे हैं तो सभी को बात रखने का अधिकार है। जी इमरान साहब। नहीं, हमारे दोनों बड़े भाई बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप भी बोलिए, बिल्कुल, यहाँ पैनल पर आपको भी बोलने का पूरा अधिकार है। बोल रहे थे जैसा कि भारत की राजनीति में जितने राजनीतिक दल बनते हैं, हमारे पास आ रही है। हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, आपका वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है हमारे तक। जी बिल्कुल आ रही जी। कैसा भाई, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। भारत की राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति चलाने के लिए कोई भी एक प्रदेश पकड़ लेते हैं और राजनीति करते हैं, लेकिन काशीराम विचार पार्टी हमेशा देश के लिए कार्य करने के लिए आई है, देश के लिए कार्य करती है। मेरा ये 15 सूत्रीय ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने भेजा है और इसमें हर वो देशभक्ति वाली बात मैंने लिखी है और देश के लिए कार्य करने के लिए मैंने बात रखी है। मैंने अपने लिए या अपनी झांसी के लिए नहीं मांगा, मैंने संपूर्ण भारत की बात रखी है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख करके कहा है कि संपूर्ण भारत में निवास करने वाले पत्रकार भाइयों को कम से कम 5,000 रुपए मंथली पेंशन दी जाए, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई आर्थिक स्थिति से गुजरते हैं और आर्थिक स्थिति से गुजरते हुए वो हमें अच्छी से अच्छी खबरें और देश के बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन उनके घर में रोटी बनी या नहीं बनी ये कोई नेता नहीं देखता। इसलिए मेरी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि संपूर्ण भारत में जहां जहां भी हमारे पत्रकार भाई अखबार निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चला करके देश में जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार बंधुओं को 5,000 रुपए मंथली पेंशन दिलाई जाए और उनको एक आवासीय कॉलोनी हर जिले में, संपूर्ण भारत के 800 जो जिले हैं और पूरे 800 जिले में एक आवासीय कॉलोनी बनाई जाए। उस आवासीय कॉलोनी में पत्रकारों को आवास दिया जाए। जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार, केजरीवाल की दिल्ली सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देती है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि संपूर्ण भारत में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए। इस तरह की मैंने 15 सूत्रीय मांगों को उठाया है और 15 सूत्रीय मांगों को उठा करके मैंने संपूर्ण हमारी जितनी भी मांग है मैंने देश के लिए बात करी है। मैंने किसी प्रदेश के लिए, किसी स्टेट के लिए, किसी शहर के लिए बात नहीं करी है। ये होती है देशभक्ति। हमारे दोनों भाई इतनी देर से केवल हिंदू मुस्लिम लगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम करने से देशभक्ति नहीं झलकती है, देशभक्ति झलकती है इस तरह के पत्रचार करने से। मैंने अपनी बात देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है और मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि मेरी 15 सूत्रीय मांगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी राजेश द्विवेदी साहब, आपने भी इस तरह का कोई पत्र भेजा है क्या पत्रकारों के लिए आज तक? क्योंकि आपके नेताओं ने तो कभी उठाया नहीं है मुद्दा, लेकिन ये जो है अगर इमरान जी ने अपनी तरफ से जो है उठाया है, लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और उन्होंने जो है बड़ी बात कही है कि हमारे पत्रकार जहां सूचनाएं एकत्रित करके गर्मी में, बारिश में, ठंडी में लाते हैं तो उनके लिए भी बात होनी चाहिए। जी देखिए, पत्रकार बंधु जो भी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे रिटन के हो, ये सब जो है भारत देश का एक दर्पण की तरह है। निश्चित है इनके परिवार की रक्षा करने के लिए जी इनकी रक्षा करने के लिए अग्रसर होना चाहिए और इनके जैसे ये बीच में तमाम जहां आम रहते हैं उस बीच में जा करके होते हैं, वहां दंगा होता, फसाद होता है और दंगा फसाद में व्यक्ति मारे जाते हैं तो उनके लिए आर्थिक पैकेज नहीं बन पाती है। तो ये गलत बात है, इनके लिए उठना चाहिए, इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इनका एक अलग पैनल होना चाहिए। मैं भी इससे संतुष्ट हूँ और निश्चित है आपने कहा तो मैं अपने लोकप्रिय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी से निश्चित है इस चीज को कहूंगा कि इस मुद्दे को लोकसभा में भी रखें। जी
शुक्रिया। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस चीज पर कि जो पत्रकारों का भी एक मुद्दा है, क्योंकि विकासवाद की, राष्ट्रवाद की भूमिका में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाते हैं पत्रकार, तो ऐसे में पत्रकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर जो केसेस लगाए जाते हैं तमाम तरीके के, उनको जो है सही समय से न्याय नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकारें बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग भी तो वंचित रह जाता है इस चीज से। सिंह साहब। सर, मैं वही तो आपको काफी देर से यही कहना चाहता था। जो अभी तिवारी जी उसको गलत लाइन में ले जाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई गलत करता है, आपके पत्रकार महोदय कई देखिए जेल में है, जैसे ये हो गया, और जो राष्ट्रवाद के विरोध में है और जो बलात्कारी है, ऐसे लोगों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और 6 महीने के अंदर गलत है सजा दीजिए, सही है उसको छोड़ दीजिए। कई पत्रकार मित्र भी आज के टाइम में जेल में हैं। क्यों जेल में है भाई? आप बताइए। उनके बच्चे परेशान होंगे, उनके घर वाले परेशान होंगे, क्या उनको गवर्नमेंट से कोई सैलरी तो मिलती नहीं है? अगर जो जिम्मेदार आदमी है वो जेल में रहेगा तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार जो सरकार में बैठी है पद पे, उसका काम है इसको करना। मैं यही कहना चाहता था, जो तिवारी जी गलत दिशा में ले जाना चाहते थे, तो उनका जो द्विवेदी जी, कानूनी द्विवेदी जी, जी द्विवेदी जी, उसमें तिवारी जी नहीं है, राजेश द्विवेदी हैं। राजेश द्विवेदी जी हैं, सांसद हैं, अच्छा, सांसद प्रतिनिधि हैं, माफी चाहता हूँ जगदम्बिका पाली के जो सांसद हैं। लेकिन आप जब गलत दिशा में नहीं ले, मैं गलत दिशा में नहीं ले जाने वाला था। मैं तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ केवल ये बीजेपी की जिम्मेदारी आप क्यों समझते हैं? आपको नहीं लगता कि सदन में कांग्रेस के लोग नहीं थे क्या? नहीं, जैसे हम पत्रकारों की अगर बात करते हैं तो क्या सदन में कांग्रेस के लोग नहीं थे क्या? अन्य पार्टियों के लोग नहीं थे? वो भी तो ये मुद्दा उठा सकते थे। ये जिम्मेदारी सिर्फ केवल एक पार्टी की सीमित क्यों रह जाए? जी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जितने लोग राज्यसभा विधानसभा में बैठते हैं, सबकी जिम्मेदारी है इस मुद्दे को उठाना। लेकिन जितने लोग आजकल हैं, उसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपना पॉलिटिक्स साधते हैं। वो जो मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपना पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो मेरा मेन मुद्दा यही कहने का था कि कई पत्रकार भी हैं और भी हैं, कितने बच्चियों का बलात्कार होता है, और आज भी मैं कई जगह ऐसा सुना हूँ, वो कुछ दिन बाद छूट जाते हैं। उनको फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चलाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाइए, उनको सजा दे दीजिए 6 महीने में। जब उसको लंबा खींचेंगे तो गवाह बदलेगा, कागजों में चेंज होगा, तो छूट जाएगा। लेकिन ये तो अदालत का काम है। अगर इसमें कोई संवैधानिक छेड़छाड़ होती है तो कल को लोग सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे। और आपको पता है, बड़ा वर्ग मानता है अम्बेडकर जी को, बोलते हैं कि अगर संविधान को छेड़ दिया तो अम्बेडकर जी को छेड़ दिया, ऐसा लगता है। श्रीमान जी, अदालत में जो अगर कोई कांड हो गया तो वहां का पुलिस चौकी का जो दरोगा है, थाने का है, वही लोग रिपोर्ट बना के अदालत में भेजते हैं। साहब, अदालत नहीं आती है। हाँ, वही लोग लिख के जो भेजते हैं वही अदालत में सुनवाई होती है। तो वो नीचे तबके में देखना पड़ेगा साहब, नीचे तबके में देखना पड़ेगा। अब 5 किलो राशन फ्री में जा रहा है, इसके जगह प्राइवेट स्कूलों का 50% फीस माफ करवा दीजिए, माफ करवा दीजिए। चलिए, समय बहुत कम है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और हम बिल्कुल कल शाम को 7 बजे इसी वक्त जुड़ेंगे। लेकिन साथ में ही हमारे प्रवीण तिवारी जी का एक लास्ट मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान जी की बात का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा कि इमरान जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, सभी पत्रकार भाइयों को जितनी आप बता रहे हैं उससे भी ज्यादा धनराशि मिलनी चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में जो है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम हमें यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रेक का समय हो गया है। तो आज के राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में जी नहीं, बिल्कुल समय नहीं बचा है। जी मैं माफी के साथ में चाहता हूं कि आज का मुझे कार्यक्रम आप जो है हम कल बात करेंगे इस विषय पर। जी, तो आज के कार्यक्रम में आप सभी ने सुना कि हमने राष्ट्रवाद पर बात की और सभी लोग जुड़े। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।